पराशर चले जाने के बाद मुझे पत्थर के जैसे बैठे देखे धीमान ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? इतने पसीना क्यों आ रहा है? मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। ये देख धीमान ने एक गिलास पानी देते हुए कहा, अरे भाई, ये सब कहीं सुनी बातों पर विश्वास मत करो। जैसे जैसे पानी पीकर उसे बोला, कल रात जब तुम बेखबर सोए हुए थे तब मैंने भी देखा कि तारकनाथ जी को मैंने अपनी आंखों से उस ट्रेन को देखा। मैं ट्रेन पर चढ़ाने ही वाला था, लेकिन आखिरी वक्त उस आदमी ने आकर मुझे बचा लिया। उस रात और कोई बातचीत नहीं हुई। रात 3 बजे तक दोनों जागकर इंतजार कर रहे थे। ठीक उसी समय पर ट्रेन की आवाज सुनाई दी। उसके बाद धीमान को मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा। थोड़ा और कुछ समय बीत चुका था। इन कुछ दिनों में हम दोनों ने बहुत प्रयास किया, पर कुली मजदूर ज्यादा मिले नहीं। पाथोर चंपा गांव नाम सुन के कोई नहीं आता था, इसलिए सरकारी ऑफिस में चिट्ठी भेजा गया। फिर कलकत्ता से कुछ लोग आए। कुछ महीने तक कामकाज ठीक से हुआ। हम सब स्कूल में घर में ही रहते थे। अब लगभग काम खत्म ही हो चुका था। अगले दिन सब घर लौट के जाएंगे। कुली मजदूर सब वापस चले गए, सिवाय मेरे और धीमान के। शुरू के दिनों में जो दिल में बैठ गया था, वैसा कुछ दुर्घटना नहीं घटी। जिस दिन लौट आएंगे उसके पहली रात धीमान ने बोला, कल तो चले जाएंगे। ये कहने के बाद जो कहानी बार बार सुनी थी, अब उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। चलो स्टेशन की ओर। उसकी ये बात सुनकर मेरा सारा शरीर डर से कांप उठा, लेकिन मुझे देखकर वो समझ गया मैं जाने से कतरा रहा हूं। उसने मुझे और कुछ नहीं कह के लालटेन लेके सीधा स्टेशन की ओर चला दिया। दोस्त सोचकर मैं उसके पीछे चल दिया। तब रात के बज रहे थे 2:45। स्टेशन के पास वाले घने पेड़ के नीचे घना कोहरा था। एक एक पल लग रहा था कि जैसे सालों के बराबर। लग रहा था दोनों ही एक दूसरे के दिल की आहट सुन पा रहे थे। ऐसा अचानक कोई फैसला लेना गलत तो नहीं था। तभी एक तेज रोशनी को देखते हुए मैंने धीमान से कहा, देखो वो आ रहा है। फिर से देखा तो न जाने कहां से स्टेशन की जमीन को चीर कर बहुत सारा शरीर हाजिर हो गया था। लग रहा था जैसे ट्रेन का इंतजार कर। जोरों की आवाज के साथ ट्रेन आ पहुंची।